आइए आज बात करते हैं सहारा की। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो करोड़ों आम भारतीयों के भरोसे पर खड़ा हुआ था। ये विश्वास की एक ऐसी इमारत थी जो एक वक्त पर आसमान छूते हुई नजर आई और फिर अचानक ढह गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक आदमी ने करोड़ों लोगों के भरोसे पर इतना बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा कर दिया, और फिर वो क्या हुआ कि सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। देखिए, ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। ये उन भावनाओं के जाल की है जिसमें एक वक्त पर पूरा देश उलझ गया था। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे नंबर से जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए। जी हां, 24,000 करोड़ रुपए। ये वो रकम थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को अपने इन्वेस्टर्स को लौटाने का ऑर्डर दिया था। जरा सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। पर सवाल यह है कि इतने सारे पैसों की कहानी आखिर शुरू कहां से हुई। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इसके फाउंडर सुब्रत रॉय से। वो कोई आम बिजनेसमैन नहीं थे। उन्होंने खुद को लोगों से जोड़ा, खासकर छोटे शहरों और गांव के आम आदमी से। पता है सहारा की कामयाबी का राज क्या था? सिर्फ एक शब्द, परिवार। सुब्रत रॉय ने अपनी कंपनी को एक इमोशनल कवच पहना दिया था। लोगों को ऐसा महसूस कराया गया कि वो किसी बैंक या स्कीम में नहीं, बल्कि अपने ही परिवार के भविष्य में पैसा लगा रहे हैं। और इसी भरोसे की नींव पर खड़ी हुई एक ऐसी मनी मशीन जिसका सच वाकई हैरान करने वाला था। तो सवाल यह है कि सहारा ने इतने कम वक्त में इतना पैसा जमा कैसे कर लिया? तरीका सुनने में बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत ज्यादा असरदार। जरा सोचकर देखिए, लाखों एजेंट्स हर रोज गली मोहल्लों में जाकर 10, 20 या 50 रुपए जैसी छोटी छोटी रकम जमा कर रहे थे। ये वो लोग थे जिनकी शायद बैंकों तक पहुंच भी नहीं थी। ये छोटी छोटी बूंदें थीं जो मिलकर एक बहुत बड़ा समंदर बन गई। लेकिन इस समंदर की सतह के नीचे एक खतरनाक भंवर छिपा हुआ था। इस जबरदस्त मनी मशीन के पीछे का राज था एक पॉन्जी जैसा मॉडल। मतलब सीधा था, कोई असली बिजनेस या प्रॉफिट नहीं था। बस नए इन्वेस्टर्स से पैसा लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न के तौर पर दिया जा रहा था, ताकि मुनाफे का एक भ्रम बना रहे। ये एक तरह का धोखे का चक्र था। नए लोग पैसा लगाते, उसी पैसे से पुराने लोगों को उनका मुनाफा चुकाया जाता और उन्हें कागज पर बढ़ता हुआ प्रॉफिट दिखाया जाता। ये एक ऐसा खेल था जो तब तक चल सकता था जब तक नए पैसे का फ्लो बना रहे। लेकिन ये कागज का महल ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था, क्योंकि अब इस खेल पर देश के सबसे बड़े रेगुलेटर की नजर पड़ने वाली थी। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है सेबी की, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, जो भारत का मार्केट रेगुलेटर है। यहीं से असली टकराव की शुरुआत हुई। अब देखिए, दोनों पक्ष आमने सामने थे। सहारा का कहना था कि भाई हम तो एक प्राइवेट परिवार हैं, सेबी के नियम हम पर लागू ही नहीं होते। वहीं सेबी का स्टैंड बिल्कुल साफ था, अगर आप देश की आम जनता से हजारों करोड़ रुपए जुटा रहे हैं तो आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। और ये टकराव भारत की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाइयों में से एक बनने वाला था। और ये लड़ाई कोई एक दो दिन की नहीं थी, बल्कि सालों तक चली। 2009 में पहली शिकायतों से शुरू होकर 2010 में सेबी की जांच हुई, और फिर 2012 आते आते ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया। अब सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी थीं, जो इस पूरे साम्राज्य का भविष्य तय करने वाला था। सालों की इस कानूनी खींचतान के बाद आखिरकार भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आदेश दिया कि वो इन्वेस्टर्स के 24,000 करोड़ रुपए 15% ब्याज के साथ वापस करें। ये करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की किरण थी। लेकिन कागज पर लिखे इस आदेश को हकीकत में बदलना एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। पैसा लौटाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन गया। रिकॉर्ड्स में गड़बड़ियां थीं, और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि क्या ये लाखों इन्वेस्टर्स सच में मौजूद भी थे। इस आदेश के साथ ही उस विशाल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। कोर्ट के इस फैसले ने सिर्फ कंपनी को ही नहीं, बल्कि उसके संस्थापक की जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल दिया। फिर आया वो नाटकीय मोड़। साल 2014 में सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। यह सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं थी, ये उस सहारा परिवार के भरोसे के टूटने का प्रतीक थी। एक समय के सबसे ताकतवर लोगों में से एक अब सलाखों के पीछे था। और इस पूरे साम्राज्य के ढहने की असली कीमत चुकाई करीब करीब 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने। यह सिर्फ पैसा नहीं था जो डूबा, यह उनका भरोसा था, उनकी सालों की मेहनत की कमाई थी, जो एक बेहतर भविष्य के सपने पर लगाई गई थी। और यही वो सवाल है जो आज भी बहुत से लोगों के जहन में है। अगर पैसा लौटाने का आदेश दिया गया तो वो पैसा गया कहाँ?
कई इन्वेस्टर्स को आज तक अपने पैसे का इंतजार है। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं है। ये हम सबके लिए, हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो अपनी मेहनत की कमाई को कहीं निवेश करता है। तो क्या सबक मिलते हैं हमें इस पूरी कहानी से? सबसे पहली बात, हमेशा ये चेक करना चाहिए कि जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसे सेबी जैसे रेगुलेटर से मंजूरी है भी या नहीं। दूसरी, अगर कोई स्कीम अविश्वसनीय रूप से ऊंचे या गारंटीड रिटर्न का वादा करे तो सावधान हो जाना चाहिए। तीसरी बात, अपने हर निवेश के पक्के और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जरूर लेने चाहिए। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इमोशनल भरोसा कभी भी फाइनेंशियल जांच पड़ताल की जगह नहीं ले सकता। और आखिर में सहारा की कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब पैसे के साथ भावनाएं जुड़ जाती हैं तो भरोसा करना एक बहुत मुश्किल फैसला बन जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस जटिल फाइनेंस की दुनिया में कोई अपना